रुको सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने दो। हाँ, अब जाके स्टार्ट हुआ। ठीक है सर। तो पिछले क्लासेस में गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो फिलहाल और गोल्ड ट्रेडिंग में बात नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था बीच में एक बार सिल्वर पढ़ा दूं, लेकिन आज मेरे को लगा कि गोल्ड सिल्वर सब एक ही टाइप का हो जाएगा एसेट। बट आज एक दूसरा एसेट के बारे में मेरे को बड़ा इच्छा हुआ, और बहुत पॉपुलर है मार्केट में। कौन से एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ? एसेट का नाम है, सुमित देख, क्या लगता है तेरे को, क्या बताऊंगा मैं? क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, थैंक यू सर। ठीक है। सुमित आजकल एकदम चालाक हो चुका है, स्मार्ट हो गया है। तो हाँ। आज तो आज का डिस्कशन पॉइंट है सर, क्रूड ऑयल। ठीक है। तो क्रूड ऑयल एक इतना इम्पोर्टेंट एसेट है दुनिया के लिए, और थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा होता है सर। कमोडिटी में क्रूड ऑयल ट्रेडिंग इज वेरी पॉपुलर। लिक्विड इज मैंने लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी हाई। इवन गोल्ड से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में मिलता है। मैं भी आपको क्रूड ऑयल मार्केट का थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट से भी इम्पोर्टेंट है कि इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये जो क्रूड ऑयल है ये कहाँ मिलता है, क्रूड ऑयल का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, क्रूड ऑयल कभी दाम बढ़ जाता है क्रूड ऑयल का, कभी दाम गिर जाता है। तो एज ए ट्रेडर क्या हम लोग अपना पैसा क्रूड ऑयल में लगा के क्या पैसा कमा सकते हैं? ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। अभी ये क्रूड ऑयल का टॉपिक चलेगा सर, अगला एक दो हफ्ता चलेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगेन स्टॉक मार्केट में बात नहीं करेंगे, सीधा क्रूड ऑयल मार्केट में जाएंगे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर जस्ट टाइप करूंगा क्रूड ऑयल फ्यूचर। सबको दिखाई दे रहा होगा। तो रिसेंट जून फ्यूचर जो नियर टर्म चल रहा है, 3 टर्म चलता है नॉर्मली, जून जुलाई। यहाँ पर तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि क्रूड में ऐसा होता है सर। नॉर्मली 3 होता है स्टॉक के केस में, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एज वेल एज नवंबर। क्या सर नवंबर फ्यूचर में मार्केट में अपॉर्चुनिटी है? सर डेटा अवेलेबल नहीं है, मैंने लिक्विडिटी नहीं है अभी। तो फिर क्या करना चाहिए सर? नियर टर्म ही देखते हैं ना। जून जुलाई में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा चार्ट वगैरह में। ये देखो, ये जुलाई है। ठीक है, जुलाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का जो रेट है ये सब एक्चुअली बैरल के हिसाब से होता है। 1 बैरल क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है उसके बेसिस में चलता है। अब ये सब बैरल कैसे हिसाब होता है, ठीक है, बैरल का कैलकुलेशन कैसे होता है, डिमांड सप्लाई सिचुएशंस क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर क्या है, ये सब बात मैं आपसे धीरे धीरे करता हूँ। उससे पहले जून फ्यूचर में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर। रिसेंट ट्रेंड में जब ईरान और पैलेस्तीन का वार सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, मैंने बेसिकली सॉरी, पैलेस्तीन नहीं, इजराइल, इसराइल एंड ईरान के बीच में जब वार सिचुएशंस क्रिएट हुआ था आसपास के टाइम पे, तब से देखो उधर अप्रैल मई के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे दाम इसका गिरा था। इसको अगर मैं मंथली चार्ट में भी दिखाऊं आपको, जस्ट लुक एट दिस मंथली पैटर्न। अच्छा, मंथली में तो ज्यादा कुछ बना नहीं है, डे चार्ट में भी तुम देख सकते हो, लेकिन डे में भी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इससे अच्छा है आप आवरली चार्ट देखो। और आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अप्रैल के बाद और रिसेंटली जून में, मैंने मई के एंड पे और जून के स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल मार्केट में काफी डाउनफॉल रहा है। ठीक है, एंड लुक एट दिस सिचुएशंस। सिचुएशंस को देखो बस, डाउनफॉल दिखाई दे रहा है सर। 6720 से 6720 से ऑलमोस्ट इसका डाउनफॉल रहा है। और उसके बाद ये कब जाके कहाँ तक जाके रुका? 4 जून को तो मार्केट ऐसे भी क्रैश हुआ था। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि कितना अप्रोक्स 6080 तक आ चुका था, 6080 तक आ चुका था सर, 6080 तक आ चुका। तो इट्स ह्यूज गैप ना। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके बाद 4 जून के बाद से, रिसेंट बात कर रहा हूँ सर, एकदम लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, कि क्रूड ऑयल में 4 जून के बाद एक हरामी पैटर्न बना। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस
रेगुलर अपडेट करते हो, आप लोगों को पता होगा ये कौन सा पैटर्न बना है सर। पैटर्न डाउन ट्रेंड। फर्स्ट पैटर्न मार्केट को बियर कर रहा है, मैंने बेसिकली बियरिशनेस इन द मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट में। और उसके बाद एक छोटा सा कैंडल जो बेसिकली कौन सा हरामी है, पैटर्न टू, पैटर्न वन पैटर्न टू मिला के बुलिश हरामी। यहाँ पर ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था और वो ट्रेंड मोटा मोटी चला था आपका 6080 से लेके अप्रॉक्स 6170 तक इसका दाम गया था सर। ठीक है, ये फ्यूचर दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद थोड़ा फिर से क्या बोलते हैं उसको, गैप डाउन गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से देखो आप, अगेन एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट में अपवर्डनेस। ठीक है, और अभी मार्केट लास्ट जो इसका फ्यूचर दिख रहा है मुझे, दैट इज 6321। ठीक है, 6321 पे लेटेस्ट में क्लोज हुआ है। ये सब डेटा आपको मैं धीरे धीरे फिर बताऊंगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर जब क्रूड ऑयल किसी को ट्रेड करना है, तो क्रूड ऑयल के अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मोटा मोटी कितना पैसा लग जाता है। सर अगर आप फ्यूचर में करोगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, स्टॉक में भी लगता है, तो क्रूड ऑयल में तो लगेगा ही। सर इतना पैसा तो हम लोगों के पास है नहीं, कोई बात नहीं सर, आपके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है। 2,16,701 यहाँ पर जून फ्यूचर के लिए बता रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन उठता है तो सर, तो क्या जिसके पास 2 लाख 2.5 लाख नहीं है तो क्या वो क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर आप मोटा मोटी क्रूड ऑयल का रिसेंट स्ट्राइक चूज करते हो, से फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल जून 6350 कॉल ऑप्शंस। ठीक है, जैसे हम लोग ऑप्शन मार्केट में जिस तरह से सीखते हैं ना सर, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। 6350 कॉल ऑप्शंस अगर किसी को बाई करना है या 6300 कॉल ऑप्शंस बाई करना है, तो मोटा मोटी ये चार्जेस आप दिखाई दे रहे हैं आप कितना। जैसे ऑप्शंस में प्रीमियम में जैसे चेंजेस होता है, यहाँ पर भी होता है। इसका प्रीमियम लास्ट दिखा रहा है सर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, ये एनएससी बीएससी में नहीं होता है सर, ये नॉर्मली होता है एमसीएक्स में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसके तहत आप देख सकते हो सर 7410 7,410 यहाँ पर दिख रहा है। और बेसिकली प्रीमियम में जैसा चेंजेस होगा एग्जैक्टली जैसे ऑप्शंस में होता है वैसा यहाँ पर भी होता है। इवन अगर मैं आपको इसका प्रीमियम चेक कराऊं कि प्रीमियम में कितना चेंजेस हुआ है, अगेन आप क्रूड ऑयल में 6350 या 6300 कोई भी एक चार्ट लेता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि प्रीमियम में किस तरह का सिचुएशंस बनता है। लुक एट दिस। 4 तारीख में जब हमारा सरकार यहाँ पर बीजेपी का मैंने क्या बोलते सर एनडीए का मेजोरिटी नहीं आया था, उसके बाद आप देखो सेम डे पे मार्केट बहुत ज्यादा खराब गया था। बट उसके बाद मार्केट में एक सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना है ना, और उसके बाद प्रीमियम 35 में आ चुका था, और वो प्रीमियम मैक्सिमम कहाँ तक चला गया था, 100 तक चला गया, 100 तक। तो 35 का प्रीमियम 100 तक गया था, लास्ट 74 में आके लेटेस्ट में अभी ट्रेड कर रहा है। दिस इज द क्रूड ऑयल 6350 कॉल ऑप्शंस। ठीक है, जैसे 6350 हो 6300 हो, मोटा मोटी मैं एटीएम आईटीएम ऑप्शंस में बता रहा हूँ, ओटीएम भी आप लोग जानते हो क्या होता है। तो माय क्वेश्चन इज हियर कि सर ये तो हो गया क्रूड ऑयल में ट्रेड करना इस लाइक का जैसे स्टॉक में होता है, वैसा हम लोग क्रूड ऑयल में भी सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? जस्ट लाइक ऑप्शंस वी कैन टेक इट एज अ एक ऑप्शन, मैंने स्टॉक की तरह ही एक ट्रेडिंग का एक इंस्ट्रूमेंट। हेलो, বোঝা যাচ্ছে तो? देवो सुमित बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है कि रे बुझते পারছিস কি পারছিস না? हेलो, किसी का साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग कनेक्टेड हो? हाँ 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 বোঝা যাচ্ছে तो? ओके सर। सर तो फिर लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सर क्रूड ऑयल एक डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट है। ठीक है, क्रूड ऑयल इज अ टाइप ऑफ एसेट, ये स्टॉक नहीं है। इसका बेयरिशनेस एज वेल एज बुलिशनेस, इसके पीछे का रीजन अलग होता है। ठीक है, इसके पीछे इकोनॉमिकल फैक्टर एंड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर, कौन सा फैक्टर सर?
जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स माने जियोग्राफी लेके जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स इसके इसमें बहुत इम्पैक्ट करता है, एज वेल एज इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई। तो चलो मैं आपको जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत बात करता हूँ। मतलब बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री में जाना है सर, कि क्रूड ऑयल का मार्केट कैसे बना, कहाँ कहाँ तेल मिलता है, तेल का मार्केट कौन कंट्रोल करता है, किसके पास ज्यादा तेल है, किसके पास कम तेल है, किस कंट्री ज्यादा लीडिंग है इसमें, इंडिया का क्या परिस्थिति है, इसका एक आइडिया आपको मैं देता हूँ। जब तक ये नहीं जान पाओगे तब तक क्रूड ऑयल में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली ओनली कैंडल के थ्रू से ट्रेड तो ले सकते हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बट आपको कभी ओनली टेक्निकल से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जैसे जब ये डाउन हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बेयरिश इंगल्फिंग हुआ, बेयरिश इंगल्फिंग हुआ, डाउनफॉल हुआ, बट क्यों हो रहा है, क्यों डाउनफॉल हुआ, यहाँ पर क्यों इसमें पॉजिटिविटी आया है, क्यों यहाँ पर ट्रेंड क्रिएट हुआ, वाई, ये सब के पीछे रीजंस काम करता है, ये सभी चीजों के पीछे रीजन काम करता है। क्रूड ऑयल क्यों बढ़ता है, क्रूड ऑयल में क्यों पॉजिटिविटी आता है मैंने बुलिशनेस आता है, क्रूड ऑयल में क्यों नेगेटिविटी मैंने बेयरिशनेस आता है, ठीक है, ये सभी चीज आपको धीरे धीरे मैं समझाता हूँ सर। वाई देयर इज अ बुलिशनेस, वाई देयर इज अ बेयरिशनेस इन क्रूड ऑयल, इसके लिए आपको क्रूड ऑयल का थोड़ा मार्केट के बारे में एक प्रॉपर आइडिया जरूरी है। अच्छा, तो इसके लिए हमें पहले तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल के पास्ट में जाना होगा, है ना, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है सर। गुड इवनिंग गीतिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग স্যার। ক্রুড অয়েল গো না গীতিকা, আজকে আমরা ক্রুড অয়েল পড়ছি, ঠিক আছে, মানে যেরকম আমরা স্টকে ট্রেড নিই সেরকম আমরা ক্রুড অয়েলেও ট্রেড নিতে পারি, যেরকম আমরা গোল্ডে ট্রেড নিই সেরকম আমরা ক্রুড অয়েলেও ট্রেড নিতে পারি, বুঝতে পারছো। হ্যাঁ স্যার, আমি এতক্ষণ এটাই বোঝাচ্ছিলাম কি ক্রুড অয়েলের ট্রেড নিলে মোটামুটি কত কি খরচা পড়ে। যদি ফিউচার করতে চাই প্রায় 2 লাখ টাকা মতো লাগে, 1.5-2 লাখ টাকা। আর যদি আমরা অপশনস করি তাহলে মোটামুটি স্টকের মতনই লাগে 2,000, 3,000, সরি 5,000, 7,000, 10,000, প্রিমিয়ামের ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে। তাই এতক্ষণ ওটাই বোঝাচ্ছিলাম কি প্র্যাকটিক্যালি ক্রুড অয়েল ট্রেডিং করার জন্য কত ক্যাপিটালের প্রয়োজন আছে, ঠিক আছে। এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এখন যে পয়েন্টটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ক্রুড অয়েলের হিস্ট্রি জানছি, कि क्रूड ऑयल मार्केट কেন তৈরি হয়েছে, আর क्रूड ऑयल की कमोडिटी मार्केटेर सुपरस्टार বলা হয়, बट কেন, ঠিক আছে। মানে बेसिकली गोल्ड से भी ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लिक्विड है, एज वेल एज बहुत सारा लोग क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रेड करके काफी रिच भी होता है, ठीक है, मैंने पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है इन सिंपल। चलो सर, इसके लिए थोड़ा सा इसके इतिहास भूगोल जानना होगा, ठीक है। और इसके पीछे मैं जो चीज अभी बता रहा था कि क्रूड ऑयल बेसिकली जियोपॉलिटिकल मैटर है, क्रूड ऑयल बेसिकली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है एंड इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई का मैटर है। यानी जियोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है सर, जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया में तेल का कुआं कहाँ कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कुवैत, हाँ, कुवैत, कुवैत, ईरान, सऊदी, सऊदी, यूनाइटेड अरब्स, यमन, ओमान, इराक, है ना, बेसिकली मिडिल ईस्टार्न ওমান, नेशंस। हाँ ওমানও হয়, হ্যাঁ ওমানও হয় হয়। হ্যাঁ, এখানে সব জায়গাতেই মোটামুটি তেলের কুয়া থাকে, ঠিক আছে, এগুলো সব জায়গাতেই মোটামুটি থাকে, জর্ডানেও আছে, জর্ডানেও আছে, ইভেন আফ্রিকান কান্ট্রিজের দিকে যদি দেখা যায় अफ्रीकन नेशंसও আছে। मैं दिखाচ্ছি मेन 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 कंट्रीज क्या क्या है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इधर साउथ अमेरिका में जैसे वेनेजुएला में तेल का बहुत सोर्सेस है, ठीक है, হ্যাঁ, साउथ ভেনেজুয়েলা ওদের তো ছিল মেন। वेनेजुएला, ठीक है। और इंटरनेशनली और दो पॉपुलर कंट्रीज हैं, एक अमेरिका के पास तेल बहुत है, ठीक है, इसका भी अपना, इसका तेल का कहानी बताता हूँ मैं, इसका इसका तेल का कहानी थोड़ा डिफरेंट है। मैंने नॉर्मल जो ऑयल मिलता है इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का सुपर पावर अगर बोलो तो वो है रशिया, ठीक है, रशिया एंड ईरान, इनके पास बहुत तेल है, रशिया के पास भी बहुत तेल, ठीक है। सो अब ये पूरा खेल कैसे खेलता है आपको इसका स्टोरी समझा सुनाता हूँ, आप पूरा सुनो, फिर जाके क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रेड करना और पैसा कमाना। चलो सर, जब आप बोलने के लिए रेडी हो तो हम लोग सुनने के लिए भी रेडी हो।
कॉमोडिटी सुपरस्टार। अब यहाँ पर एक इफ आई हैव टू पिक, अगर आपको बोला जाए कि सर कि एक इंटरनेशनल कॉमोडिटी निकालो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एकदम which can given all the dramatic ups and downs of stock markets as portrayed in the movies, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, अभी बढ़ गया गिर गया। अगर कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में माने मूवी की तरह दिखाता है अभी अप अभी डाउन, तो उसका एक ही नाम है सर, क्रूड ऑयल सुपरस्टार है। ठीक है, पैसा भी देता है, पैसा ले भी लेता है। ठीक है, अब ना क्वेश्चन इज सर व्हाई। सर ऑब्वियसली तेल को लेके कितना मारामारी है हम लोगों को पता है। यहाँ पर एक चार्ट है आपके सामने, आप ध्यान से चार्ट को देखो, आपको एक आइडिया लगेगा। ये चार्ट एक्चुअली आपको ऑयल का प्राइस के बारे में बताते हैं। एक बैरल पेट्रोल का डॉलर में रेट फ्रॉम 2000 से लेके 2015 तक का दिया गया। 2000 के पहले 2000 से मैंने बैक 2000, ठीक है, 2000 से पहले एक बैरल पेट्रोल का दाम, सॉरी क्रूड ऑयल का दाम, क्रूड ऑयल से ही एक्चुअली पेट्रोल डीजल बनता है। क्रूड ऑयल बने कच्चा तेल, फिर उसको रिफाइन करके बन जाता है डीजल, ठीक है, उसको और सुपर रिफाइन करके बन जाता है पेट्रोल, ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल का बहुत यूज है आज के डेट में मार्केट में। कभी $20 भी हुआ करता था, ठीक है, $20 भी हुआ करता था। इवन 2000 से थोड़ा पहले देखो, 1 बैरल पेट्रोल का दाम, मैंने क्रूड ऑयल का दाम, बार बार पेट्रोल बोल रहा हूँ, हार्डली $12 to $13 भी था। ठीक है, $12 to $13 भी हुआ था। आप समझो सर 2000 से पहले क्या सिचुएशंस था। और आज के डेट में एक बैरल पेट्रोल का क्रूड ऑयल का दाम एक जमाने में सर बहुत स्काई रॉकेटिंग हुआ था, $130। 2015 में दाम हो गया था, 2015 में दाम हो गया था सर अप्रोक्स $40। ठीक है, अप्रोक्स नहीं 40 नहीं $50, ठीक है, अप्रोक्स $50। और अभी का क्या रेट चल रहा है? 1 बैरल पेट्रोल, देख लेते हैं गूगल क्या बताते हैं। 1 बैरल क्रूड ऑयल प्राइस, एज ऑफ जून 8 2024, द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं बिकॉज एक्चुअली ब्रेंट कंपनी एक था सर स्कॉटलैंड का, उन्होंने सबसे पहले ये क्रूड ऑयल कॉन्सेप्ट को ना दुनिया में वर्ल्ड वाइड पूरा पॉपुलर किया था, मैंने इसका मार्केट बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, 79.49, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ WTI क्रूड ऑयल इज आल्सो देयर 74.59। ठीक है, ऑयल प्राइसेस आर यूजुअली कोटेड इन डॉलर वर्ल्ड वाइड। नॉर्मली तेल का दाम दुनिया भर में इसी तरह से दिखाते हैं। ठीक है, सो आपको एक आइडिया मिला कि करेंटली कितना चल रहा है, 79.49 ब्रेंट क्रूड ऑयल का, और WTI का है 75.59। ठीक है, दिस इज द करंट सिनेरियो। ठीक है, 1 बैरल क्रूड ऑयल प्राइस इन डॉलर। तो ऑब्वियस बात है, अभी जो मैं आपको जो हिस्टोरिकल डेटा चेक करा रहा हूँ, वहां से मैंने डॉलर का बने एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $50 में 2015 में था, और अभी चला गया सर अप्रोक्स 80 में। ठीक है, मैंने इस रेंज में चल रहा है 79 ना, हाँ 79। तो कहीं ना कहीं रेट तो बढ़ा है सर, 2015 से 2024 में बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एक जमाने में तो उससे भी ज्यादा चला गया था, कभी तो $130 भी चला गया था, और क्या झटाक से गिरा भी था। मैंने आप देख रहे हो सर इसका अप्स एंड डाउन्स, देखो आप, जस्ट लुक एट दी अप्स एंड लुक एट दी डाउन। मैंने जोर का झटका हाय धीरे से लगा। ठीक है, मैंने ये जब भी देता है धीरे से नहीं देता, जोर मैंने जोर का झटका, धीरे का झटका जोर में दे देता है, कभी कभी जोर का झटका धीरे में दे देता है। सर क्यों ऐसा होता है? जो भी हो, इसके पीछे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने स्टॉक मार्केट में क्या एक्साइटमेंट है मेरे को नहीं पता, बट तेल मार्केट का एक्साइटमेंट मैंने भयंकर है। ठीक है, सीरियसली ड्रामा है। तो ड्रामेटिक राइज ऑफ $140 per barrel to the immediate sharp correction, then a recovery back to 110 to a merciless crash to sub $30, माने क्रैश करके $30 में। ठीक है, उसके बाद द क्रूड ऑयल चार्ट कैन इन्वोक ऑल ह्यूमन इमोशंस जस्ट लाइक ए परफेक्टली वेल डायरेक्टेड मूवी। ठीक है, जैसे मूवी में होता है ना, अचानक से एकदम क्राइम सीन में, टॉप लेवल डिटेक्टिव सीन में चला गया, अचानक से नॉर्मल हो गया। द फैक्ट दैट दिस इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी actively traded by hundreds of thousands of traders across the globe,
क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, ठीक है, तेल का मार्केट पूरा दुनिया भर में है, इसलिए पूरा दुनिया भर का लोग इसमें ट्रेड करता है। ठीक जैसे करेंसी में भी चलता था, ठीक है, करेंसी में भी ट्रेड अभी भी हो रहा है सर, लेकिन करेंसी में रिटेलर को थोड़ा सा बैन लगा दिया, ठीक है, ओनली एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट ऑल। और क्योंकि इतना सारा लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया। सो व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन क्रूड, क्रूड में होता क्या है? Why did crude crack from highs from $115 all the way down to $28? मैंने ऐसा क्या है कि $115 का एक 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 बैरल क्रूड ऑयल, ठीक है, $28 में आ जाता है? ऐसा क्या चीज है? व्हाट कॉज दिस मैनिक पैनिक? मैंने इस तरह का मैनिक पैनिक क्यों होता है, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग टू क्रूड नाउ? अभी क्या चल रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली क्यों गिरा था? अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा था, ठीक है, इसका इंडेक्स दिखा रहा था ना अभी, ठीक है, ये देखो, इसका फ्यूचर दिखा रहा था आप लोगों को, क्रूड का जून फ्यूचर या जुलाई फ्यूचर का चार्ट निकालो, आपको दिखेगा, ठीक है। देखो रिसेंट ट्रेंड में जून में ही, ठीक है, ज्यादा पुराना जाने का जरूरत नहीं है, जून का जून जुलाई का फ्यूचर है, आप बस जून जुलाई में ही देखो, ये आवरली चार्ट है, देखो ये जून, जस्ट जून के 4 तारीख से पहले मई में देखो, मई के एंड पे धड़ाधड़ लगातार गिरा, ठीक है, उसके बाद जून के 4 तारीख से बुलिश हरामी के थ्रू से फिर से मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज होता है जो, एक तो मार्केट है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल आपको स्टॉक मार्केट मैंने कमोडिटी मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा आपको करेंटली जो कहना है सर, वो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो अंडरलाइन है, यानी इसका जो मेन जो क्रूड ऑयल मार्केट है, उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों होता है, इसमें इतना वोलेटिलिटी क्यों, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू क्रूड नाउ एंड वेयर आर दी headed now, मैंने अभी किधर जा रहा है? To understand this fully, we need to rewind and dig into the recent history. 2014-15 में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? और अभी भी रिसेंटली भी बहुत कुछ हुआ है। This is exactly what we do this. And for the sake of this chapter, let us go back to the first half of 2015 and see how things looked back then. माने 2015 के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट हाफ ऑफ 2015 में, या फिर उसके बाद क्या हुआ, और अभी कहाँ हम लोग है, ठीक है। ये सारा चीज देखने के लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू से, ओरिजिनल डेटा से, जनवरी 2014 में एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $110 था, उसके बाद वो गिर के जनवरी 2016 में $28 हो गया। The Brent crude oil has perhaps seen the worst decline in prices over the recent 5 years. While this dramatic price decline has brought cheer to a few corporate and perhaps few countries, माने जो लोग कॉर्पोरेट माने जो ऑयल मार्केटिंग का काम करता है, ठीक है, जो ऑयल मार्केटिंग का काम करता है और जो ऑयल बेच के कमाता है, माने जो ऑयल ऑयल बेचना या ऑयल एक्सपोर्ट करना जिस कंट्रीज का काम है, उनका तो सर मैंने क्या बोले सर, हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, ऐसा बात बोल सकते हो आप, ठीक है। सर क्या हो गया? हाँ सुनो तो सर, इट हैज डिसरप्टेड ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, जो जो कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस होता है उनका इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया लिटरली। Nobody saw this coming, मैंने किसी को दिखाई नहीं दिया था। Even if someone did, the magnitude of this fall over 75% was beyond everybody's wildest imaginations. मैंने ऐसे बोलते हैं ना, खराब से खराब सिचुएशंस में भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था, ठीक है। मैंने जैसे कि इस बार बीजेपी का सीट कम होना, ठीक है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, ना तो एग्जिट पोल और ना ही बीजेपी सपोर्टर्स, ठीक है, मतलब आप मेरे जैसा, ठीक है। ना तो बीजेपी सपोर्टर्स और ना ही एग्जिट पोल, लेकिन हुआ ना, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस पे नहीं था। वैसा ही 2014 में $110 पर बैरल से लेके 2016 में $28 पर बैरल में चला गया था। इज दिस बॉटम ऑफ द क्रैश? क्या यही सबसे नीचे वाला हिस्सा है? Well, your guess is as good as mine, but the intensity of crashes crude oil is so severe, it would be hard to believe the bottom is in sight. माने बेसिकली इससे नीचे भी क्या जा सकता है कभी, $1 माने एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम? क्या होता है सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मार्केट में किसी भी चीज का, चाहे पेट्रोल हो माने क्रूड ऑयल हो, क्रूड क्या होता है, जैसे अगर मानो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, जैसे सऊदी अरब से या कुवैत से या ईरान से इंडिया जब क्रूड ऑयल लाता है, फिर उसको अपने गुजरात में गांधी जामनगर में रिलायंस के रिफाइनरी है सर, रिलायंस की रिफाइनरी में गवर्नमेंट का भी कुछ है, बट मेनली रिलायंस के रिफाइनरी में इसको
प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं। फिर रिफाइनरी प्रोसेस में ये पेट्रोल एज वेल एज डीजल बनता है। फिर वही पेट्रोल डीजल कुछ इंडिया अपने कंजम्पशन पे यूज करते हैं और कुछ तो वापस इनको भेजते हैं अलग अलग कंट्रीज को। इवन पाकिस्तान भी हमारा रिफाइनरी वाला रिफाइन किया हुआ पेट्रोल डीजल यूज करता है। सुन के हंसी आएगा बट यही सच्चाई है। ठीक है, रिलायंस रिफाइन करता है, फिर वो फिर से दुबई को दे देता है, फिर पाकिस्तान जाके दुबई से लेके आता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा कंट्रीज इंडिया के रिफाइनरी का तेल यूज करता है। हमारे देश में ऑयल या क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम। माने जितना इंडिया का टोटल ऑयल का नीड है, मैंने क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल का नीड है, उसका हार्डली 10% हार्डली इंडिया के पास है। थोड़ा बहुत आसाम में है सर, देयर इज ऑयल माइंस इन सीप सागर, इन बिग बॉय। ठीक है, देयर इज ऑयल माइंस देयर इज ऑयल माइंस इन बॉम्बे हाई। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत एरिया में इंडिया में ऑयल माइंस है। तो 90% से भी ज्यादा, मोर देन 90% क्रूड ऑयल इंडिया बेसिकली फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करते हैं, माने अपने देश में इंपोर्ट करके लाते हैं। तो ये तो है इंडिया का कहानी। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। माने इनके पास जितना पेट्रोल या डीजल माने क्रूड ऑयल होता है, ये जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, चाइना है। ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ जाता है इनका क्रूड ऑयल, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये जो क्रूड बेसिकली क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल बनने के बाद वो इंडिया जाता है। चाइना अनदर बिग मार्केट, माने सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, द बिग वन मार्केट है सर, बिग वन चाइना। सेकंड बिग वन, सेकंड बिग वन मैं यूरोप को बोल सकता हूँ। ठीक है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, इनका तेल वेस्टर्न यूरोप जाता है। थर्ड बिग वन इंडिया एंड अदर नेशंस आल्सो, अदर नेशंस आल्सो। समझ में आ रहा है? तो ये है इनका मार्केट। मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट डिमांड इतना है, तो क्या सर सप्लाई का कुछ लिमिटेशन है क्या? चलो देखते हैं। बहुत सारा फैक्टर है, इकोनॉमिक मैटर है, थोड़ा कंसेंट्रेट करो, कुछ मिनट बाद आपसे क्वेश्चन भी लूंगा सर। सो सो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग? 110 डॉलर पर बैरल से $28 पर बैरल, ऐसा क्या खराब चीज हो गया सर मार्केट में? To understand what went wrong, we need to understand the dynamic of crude oil and how business was carried out before the recent crash. Basically 2015-16 में ये क्रैश होने से पहले क्रूड ऑयल का बिजनेस कैसे होता था? सर आज भी वैसा ही होता है जैसे पहले होता था, बट मार्केट थोड़ा बदला है, स्पेशली कोरोना के बाद तो, और कोरोना के बाद कोविड के बाद तो और चेंज हुआ है। दिस डिस्कशन ऑल्सो डबल्स अप एंड वेल ऑयल बेसिक्स फॉर यू। ऑयल रिच कंट्रीज, जो तेल बनाने वाला कंट्रीज हैं, produced several million barrels of crude oil which were exported to US, China, India. ठीक है, एंड यूरोपियन कंट्रीज डेली। जिस जिस कंट्री में पेट्रोल डीजल बनता है, बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, मैंने बेसिकली प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते हैं इनको, हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसिंग। ईरान, इराक, ठीक है, सऊदी, यमन, ठीक है, इस तरह से ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनका ऑयल यूएस को जाता, इंडिया को जाता, चाइना को जाता, यूरोप को जाता, इसके साथ साथ और भी कंट्रीज को जाता है। बट ये जो जो कंट्री का मैंने नाम लिया, दे आर द बिग प्लेयर, दे आर द बिग प्लेयर। नाउ पॉइंट ये उठता है सर, तो फिर इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट में हाई डिमांड है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का तो इसीलिए बल्ले बल्ले है। आज दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से? आज हर कोई क्यों दुबई जाना चाहता है? क्या है भाई कतार में, क्या है ये यूनाइटेड अरब में, हाँ आबू धाबी में क्या है, और ये दुबई में ही क्या है? सब क्यों पागल की तरह कतार, बहरीन, हाँ यूनाइटेड अरब, जिसमें आबू धाबी, दुबई, क्या क्या है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? सर ऑब्वियस रीजन इज तेल। ठीक है, ऑब्वियस रीजन इज तेल। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके बारे में फिलहाल तो मैं बात नहीं करूंगा, कि जो दुबई या अरब को बहुत पॉपुलर बनाया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल का भंडारा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ईरान के पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा, लेकिन ईरान का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है। ठीक है, चलो वो सब बात मैं धीरे धीरे आपसे करूंगा, लेकिन पहले आप ध्यान दो सर, देयर आर
दो तरह का संगठन जब चलता है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनका ना दो टाइप्स है। मैंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को दो हिस्सों में बांटा गया। वन इज कॉल्ड ओपेक कंट्रीज, माने इसका ये बहुत पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक, ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, नेशंस विच इंक्लूड कंट्रीज लाइक सऊदी, कतार, कुवैत, यूएई एटसेट्रा। सऊदी, कतार, कुवैत, यूएई एटसेट्रा। ठीक है, ईरान भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इवन ओपेक का अगर आप थोड़ा सा और देख लो, मैं दिखा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका एस्टेब्लिशमेंट बगदाद में, इराक में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था और 63 ईयर्स एगो। ठीक है, ओपेक कंट्रीज के अंदर बगदाद by first 5 members Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, ये दीज आर दी मेन कंट्रीज। ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेक कंट्रीज। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पेट्रोल या डीजल का, मैंने बेसिकली क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इनमें इनका एक बहुत बड़ा शेयरिंग, बहुत बड़ा शेयरिंग, मैंने पेट्रोल, मैंने पेट्रोल डीजल सेल करने का ये सबसे बड़ा कंट्रीज आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अरे हाँ या ना, सबाई কানেক্টেড আছে? हाँ सर। तुम्हें देवो, आप लोगों को समझ में आ रहा है सब? तो हाँ सर। ओके सर, तो ये हो गया ओपेक कंट्रीज। ठीक है, ओपेक कंट्रीज एक बहुत बड़ा शेयर रखता है। और अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, जिसके अंदर ब्राजील आता है, कनाडा आता है, रशिया आता है, मेक्सिको के पास भी तेल है, नॉर्वे के पास भी तेल है। इनमें सबसे बड़ा दादा है रशिया। नॉन ओपेक के अंदर सबसे बड़ा दादा है रशिया। ठीक है, तो इसमें एक चीज है सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज नोन एज ओपेक, विच इंक्लूड दिस कंट्रीज एंड अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को कहा जाता है नॉन ओपेक। ठीक है, चूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ ऑयल कार्टेल, यानी ये जो ऑयल कार्टेल है इनका पार्ट ये नहीं है, दैट इज ओपेक। ऑयल कार्टेल का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर रशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, कनाडा, ब्राजील नहीं है। हेंस दे आर जस्ट रिफर्ड टू एज नॉन ओपेक कंट्रीज। ठीक है सर, तो फिर ये ओपेक कंट्रीज और नॉन ओपेक कंट्रीज, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना डेली बेसिस में कितना पेट्रोल बनाता है? बिटवीन द ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्रीज क्लोज टू 90 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल वर पंप्ड डेली। माने मिट्टी के नीचे से इतना पेट्रोल निकाला जाता है, 90 मिलियन। 1 मिलियन बैरल माने 10 लाख होता है, 90 मिलियन माने अप्रोक्स 9 करोड़, 9 करोड़ बैरल डेली बेसिस में, डेली बेसिस में पंप किया जाता है, डेली बेसिस में। ठीक है, अब इसमें कौन ज्यादा करता है? सर नॉन ओपेक, हिसाब बता रहे हैं सर, नॉन ओपेक ज्यादा करता है, अप्रोक्स 54.61 बैरल्स पर डे, और ओपेक करता है 36.72 बैरल पर डे। सर एक बैरल माने कितना लीटर होगा? चलो देख लेते हैं। 1 बैरल इक्वल्स टू, मोटा मोटी 1 ऑयल बैरल का जो फॉर्मूला बताता है सर, अप्रोक्स 158 लीटर। ठीक है, 158, 59 माने मान के चलो 160 लीटर अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है, एक ऑयल बैरल का मतलब 160 लीटर के आसपास होता है। एक आइडिया के लिए आपको बताया, मैंने, आप बोलोगे सर कि क्या बैरल बैरल कर रहे हो, तो चलो थोड़ा बैरल का बताया आपको कि एक बैरल माने कितना लीटर पेट्रोल होता है। ठीक है, तो 9 करोड़ बैरल डेली बेसिस में पंप किया जाता है, जिसमें 54 मिलियन नॉन ओपेक करता है, मैंने रशिया, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको एटसेट्रा, और ओपेक वाले करते हैं 36.72 मिलियन। ठीक है, बैरल पर डे। सर ये तो समझ में आ रहा है कि दुनिया में कितना तेल का सप्लाई है डेली बेसिस में। हाँ, डेली बेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड। आपके घर का स्कूटी, आपके घर का 4 चक्का, ठीक है, आपके घर का मारुति ऑल्टो से लेके मर्सिडीज बेंज तक,
ठीक है। और हमारा जो रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग होता है, स्पेशली बस चलना, ट्रक चलना, ये सभी चीजें इस पे डिपेंड करता है। मैंने पूरा ट्रांसपोर्टिंग अभी पूरी डिपेंडेंट है पेट्रोल डीजल से, और वो आता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल का ये है अपने सप्लायर्स। ट्रिगर क्या है सर? ट्रिगर क्या है, मैंने ऐसा क्या बात है जो इसको मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करता है? डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस ऑयल एट डिफरेंट रेट्स। सभी कंट्रीज का ऑयल को प्रोडक्शन करने का अलग अलग रेट है, एंड दिस रेट एट विच दे प्रोड्यूस मेनली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कंट्रीज फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी। किसके पास कितना टेक्नोलॉजी है और किसके पास कितना पैसा है, इस पे डिपेंड करता है वो कि डेली बेसिस में वो कितना क्रूड ऑयल पंप कर सकता है। समझ रहे सर? टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है। आज अगर हम देखें, मैं आपके एक चीज में देख रहा था कि एक घर बनाने में इंडिया को कितना टाइम लगता है और एक घर बनाने में चाइना को कितना टाइम लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि चाइना के पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हो गया, एक 5 स्टोरेड बिल्डिंग बनाने में चाइना को हार्डली 1 दिन लगता है। एक 5 स्टोरी बिल्डिंग चाइना 1 दिन में बना लेगा। तो समझ रहे आप लोग? 1 दिन या जोर से जोर 1 हफ्ता। चाइना रिकॉर्ड ब्रेक किया है इसमें कि एक 20 स्टोरी बिल्डिंग को उन्होंने, उन लोग 15 स्टोरी आके जैसा होगा, उसको बना दिया था 1 हफ्ता के अंदर या 3 दिन के अंदर, ऐसा कुछ गिनेस रिकॉर्ड है। ठीक है। सो इसका मेन रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। चाइना के पास टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है, और इसलिए वो कोई भी काम को बहुत फास्ट कर सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव कर सकता है, जो इंडिया के पास कंपेरेटिवली काफी लो है ड्यू टू आवर एडुकेशनल प्रॉब्लम। ठीक है। हमारा सोसाइटी बड़ा बने बेसिकली बटा हुआ है सर। हमारा सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। राजनीतिक प्रॉब्लम है, भेदभाव वाला प्रॉब्लम है। भेदभाव इन द सेंस हम लोग एक नहीं है। भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ब्रिटिश लोगों ने हम लोग को तोड़ के गया है, और हम लोग आज भी उस टूटे हुए हिस्से में कभी इधर और कभी उधर करते रहते हैं। हम लोग अपने लॉजिक पे, अपने देश के कैरेक्टरिस्टिक के साथ, अपने कल्चर के साथ अडेप्टेड नहीं है पूरा पूरी। कुछ लोग हाँ बोलता है, कुछ लोग ना बोलता है, और इसके चलते क्या है ना, इंडिया का जो ग्रोथ का पहिया है वो ना बड़ा प्रॉब्लम करता है। जो भी हो, अब जो है वो तो है, जो है वो तो है। ठीक है, इसी को लेके चलना पड़ेगा। टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है। मैंने मेरा घर का कोई सदस्य अगर प्रॉब्लमेटिक होगा तो क्या मैं घर का सदस्य को बाहर कर दूंगा क्या? नहीं ना सर। ठीक है। टेढ़ा है पर चलना पड़ेगा। हो सकता है आप बीजेपी सपोर्टर हो सकता है मैं कम्युनिस्ट हूँ। ठीक है। हो सकता है आप कांग्रेस कांग्रेस हो, लेकिन मारपीट नहीं करना है सर, सब फैमिली मेंबर है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर मारपीट चालू कर देते हैं। ये भारत का ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तुम टीएमसी नहीं करेगा तो हम तुमको मारेगा, तुम बीजेपी नहीं करेगा तो हम तुमको मारेगा, ये सब पॉलिटिक्स में ना, इसके कारण देश पीछे जा रहा है। चलो, अलग बात है। बट ये सब रीजन है कि हम लोग क्यों इनोवेटिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग का सोच अभी भी डब्बा वाला है। ठीक है। डब्बा समझते हो सर? डब्बा इन द सेंस एकदम भूसा वाला, माने कुछ नहीं अंदर, खोखला है। और चाइना इसलिए इतना ज्यादा लीडर बन चुका है हमसे। Different countries produce oil at different rate. This rate at which they produce mainly depends on individuals' finances, country का जो अपना पैसा है और टेक्नोलॉजी है। While production depends on internal factors. Production mainly depend करता है internal factors पे। The sale of oil has always been driven by market. तुम कितना ऑयल प्रोडक्शन करोगे ये तुम्हारा अपना है, बट मार्केट में कितना नीड है, ये माने बेसिकली सप्लाई कितना होगा, ये मार्केट ड्रिवन है। जितना नीड होगा उतना सप्लाई हो सकता है। तो पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, माने कितना सेल करने से मार्केट का नीड भी पूरा हो जाता है और प्रोडक्शन भी पूरा हो जाता है। माने मैं कितना तेल प्रोडक्शन करने से मार्केट का नीड पूरा हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं सर पर बैरल बेसिस। कितना मैंने बैरल बेसिस में पता चला, जैसे 9 करोड़ बैरल डेली आता है, 2016 का डेटा बता रहा है। अभी नीड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हो सकता है 9 करोड़ 9.5 करोड़ हुआ होगा, या फिर 10 करोड़ हुआ होगा पर डे का ऑयल प्रोडक्शन। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इज द रेट एट विच कंट्रीज नीड टू सेल पर बैरल ऑफ ऑयल। पर बैरल ऑफ ऑयल सेल करना है कंट्री को टू कवर द एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम। अब इसको प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आता है,
ऑयल प्रोड्यूसिंग का बहुत खर्चा आता है। तो इस जो खर्चा है, इस खर्चा को उठाना पड़ता है कंट्रीज को, जैसे चाहे दुबई हो, इराक हो, ईरान हो। अगर मैं एक डेली बेसिस में अगर 100 बैरल 100 बैरल अगर निकालता हूँ मिट्टी के नीचे से, तो उसके लिए खर्चा भी तो कर रहे हैं ना। अगर एक लीटर क्रूड ऑयल निकालने में मेरा खर्चा हो जाता है, जैसे आपको मैं 2020 का एक डेटा दिखाता हूँ। ये 2020 का है, अभी मार्केट ऑलमोस्ट आसपास में ही है। 2020 में 1 लीटर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में इंडिया को खर्चा पड़ता था 26 टका। तो क्या मैं मान के चल सकता हूँ कि 1 लीटर क्रूड ऑयल को 2020 में रेडी करने में, माने क्रूड ऑयल को निकालने में ऑलमोस्ट खर्चा हो सकता है 20 रुपीज या 15 रुपीज। 15 टका में निकालेगा तो जाके इंडिया को 26 टका में बेच रहा है 1 लीटर पेट्रोल। हाँ, कॉस्ट ऑफ ए लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर 15 रुपीज या 20 रुपीज जितने पे भी कर रहा है, ठीक है, तो जाके 26 में बेच रहे हैं। फिर वही पेट्रोल इंडियन मार्केट में आते आते पर पेट्रोल में पर लीटर पे 0.37 पैसा फ्रेट का चार्जेस है। फ्रेट बने भाड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाता है 32 टका, सेंट्रल एक्साइज। पेट्रोल पंप डीलर पर लीटर पेट्रोल पे कमीशन लेता है 3.5 टका, 3 टका 65 पैसा। राज्य सरकार उस पेट्रोल पे 30% वैट चढ़ाता है, उस पे दाम हो जाता है 19 रुपीज। जिस टाइम पे ये कैलकुलेशन हुआ था 1 दिसंबर में, उस टाइम पे पेट्रोल का दाम चल रहा था 82.34 रुपीज। सर बाद में अभी दाम चल रहा है अप्रोक्स 100, किसी किसी स्टेट में 96 भी चल रहा है, आसाम वगैरह में। तो किसी किसी में 100, किसी किसी में 96। इसका मतलब यही होता है कि पेट्रोल का जो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज नहीं कम किया और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वैट का हिस्सा कम नहीं किया, ठीक है। और जो वैट का, जैसे जैसे आसाम में 96 क्यों है, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट वैट में रिड्यूस किया है, तो जाके पेट्रोल का दाम आसाम में बाकी स्टेट से कभी कम चल रहा है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, ब्रेकडाउन तक हो जाएगा लो। हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से एक पेट्रोल का रेट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग का यूज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल बनाने में खर्चा कैसे बने, कितना आ जाता है, और उसको माने खर्चा मार्केट में सेल करके उस खर्चा को निकालने का पूरा कोशिश करता है कंट्रीज। कौन सा कंट्रीज? ओपेक, नॉन ओपेक, एटसेट्रा। ठीक है, अब चलो मैं आपको समझाता हूँ किस कंट्री का कितने में ब्रेक इवन होता है। ठीक है, इज द रेट एट विच कंट्रीज नीड टू सेल पर बैरल ऑफ ऑयल टू कवर द एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम। मैंने मैं जितना तेल निकालता हूं उसका खर्चा निकालने के लिए मेरे को कितना तेल निकालना पड़ता है, ये कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। नेचुरली सेलिंग ऑयल बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट इंप्लाइज दैट कंट्री कैन नॉट बैलेंस इट्स स्टेट बजट। अगर कोई कंट्री जितना उसका खर्चा पड़ता है, जितना उसका एक्सपेंस हो जाता है, अगर उतना बैरल मार्केट में सेल नहीं कर पाता, मतलब आप समझ लो कि वो अपने बजट से लैग चल रहा है। लैग माने लॉस, ठीक है। अगर कभी ये इंडिविजुअल कंट्री का मैटर है, जितना मेरा खर्चा है अगर मैं बेच के उतना पैसा या उतना नंबर ऑफ बैरल अगर मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें ओपेक कंट्री का डेटा मिला है, चलो आपको मैं ओपेक कंट्री का डेटा दिखाता हूँ। 2015-16 का डेटा बता रहा है ईरान ईरान का ब्रेक इवन है पर बैरल बेसिस में, डेली का जो खर्चा है उसका $130, 130.7 उस टाइम पे। मैंने उसको निकाल के बेचने का जो खर्चा पड़ रहा है पर बैरल पे $130। अल्जीरिया 130.5, नाइजीरिया 122.5, वेनेजुएला 117.5, सऊदी 106, इराक 100.6, यूएई 77.3, कतार 60, कुवैत 54। सर अलग अलग क्यों? सर एक तो डिपेंड करता है कि किसका तेल कितना नीचे है, ठीक है। माने जैसे पानी का लेयर होता है ना, ठीक है पानी का लेयर समझते हो, वैसे तेल का भी लेयर होता है। जिसका थोड़ा नजदीक में आ जाएगा ऑब्वियसली उसका, जिसका थोड़ा सा नजदीक में होगा, ऑब्वियस बात है। ऐसे मानो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि कतार में थोड़ा सा
लेयर पास में हो, ठीक है, इराक में थोड़ा लेयर दूर में हो। अगर लेयर दूर में है, 50 मानो 50 मीटर डिगिंग करने से हो जाता है, किसी के केस में 10 मीटर में हो जाता है, किसी का मानो 150 मीटर डिगिंग करने के बाद होता है, ठीक है। तो कितना डिग करना पड़ रहा है, मशीन्स को कितना यूज करना पड़ रहा है, कितना लेबर लग जा रहा है, ये सभी चीजें मायने रखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। जैसे कोलकाता में अगर किसी को ऑयल माने बेसिकली पानी का एक ऑयल बनाना है, कुआं जिसको बोलते हैं, तो काफी सस्ता में हो जाएगा हावड़ा कोलकाता या गैंजेस डेल्टा में, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मानो मेरा नेटिव झाड़ग्राम में है, हम लोग के उधर एक ऑयल मैंने निकालने के लिए, मैंने अगर किसी को घर पे कुआं बनाना है ना, झाड़ग्राम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट साइड में, तो एक कुआं बनाने में आपका कम से कम 50,000 से 1 लाख का खर्चा आ जाता है, अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 मान के चलो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो पुरुलिया इज ए ड्राई एरिया, पथरीला है, पत्थर वाला एरिया है, ठीक है। झाड़ग्राम कॉम्पेरेटिवली पुरुलिया जैसा तो नहीं है, डाही उतना नहीं है, पर फिर भी जंगल एरिया है, ये भी मोरम एरिया है, मैंने बेसिकली इसको बोलते हैं लैटेराइट, मैंने इसको रेड सॉइल बोलते हैं सर, ठीक है, रेड सॉइल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर लेयर बहुत नीचे है कंपेयर टू गैंजेस। गैंजेस के कारण हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24, साउथ 24, ठीक है, ये सब में लेयर काफी पास में है। पानी का क्वालिटी इसलिए अच्छा नहीं होता, मैंने स्पेशली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। लेकिन झाड़ग्राम, पुरुलिया, ये सब एरिया में, बांकुड़ा ऑल्सो, ठीक है, यहाँ का वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैंने नेचुरली बहुत मिनरल्स भरपूर होता है, बिकॉज मिट्टी के बहुत नीचे जाके मिलता है। तो समझ रहे हो सर, मैं तेल पढ़ा रहा हूँ कि पानी पढ़ा रहा हूँ, जो भी हो, वट एवर आई टीच यू, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे तेल डिगिंग होता है वैसा वाइल्ड डिगिंग होता है, किसका लेयर कितना नीचे है, किसका पास में है, ठीक है, ये सभी चीजें। अब कहानी है सर कि इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस ट्रेड डायनामिक्स, a triple digit oil price still early 2013 worked really well for the oil producing economy। माने एक बैरल पेट्रोल बेच के ट्रिपल डिजिट कमाना, $100, $100, $113, ठीक है। हाउएवर रिसेंट डेवलपमेंट चेंज द लैंडस्केप, बट तेल बेच के मार्केट में पैसा गिर गया है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, रिसेंटली मैं आपको क्या बोला, एक एक बैरल पेट्रोल का क्या दाम चल रहा है? 79 करंट मार्केट रेट है। कभी एक जमाने में 113 रुपये भी हुआ करता था, $130 भी हुआ करता था। तो सर ऐसा क्या हो गया कि $130 कभी हुआ करता था 2016 में, ठीक है, कभी हुआ करता था 113, मोर देन 100, बट अभी कितना है? 2016 में भी गिर गया था $28 में, बट अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है 79। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्या चीज है कि तेल बेचने का मार्केट में दाम कम हो गया? लेकिन दुनिया में तो हम लोग ये सुनते हैं कि धीरे धीरे तेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर तेल का दाम गिर क्यों गया? समझ में आ रहा है सर आप लोग? अभी भी समझ में तो पूरा नहीं आया, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन रेज हो रहा है ना माइंड पे, माइंड में क्वेश्चन रेज होना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है भाई इसके कारण तेल का मार्केट में दाम नहीं मिल रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, जो लोग तेल बेचता है। अमेरिकन सेल ऑयल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेट एक्शन, चाइना फैक्टर एंड मार्केट डायनामिक्स एंड रशियन एपिसोड, बहुत सारा मैटर है। धीरे धीरे बोलता हूँ सर, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद इंडिया का एंगल भी बताऊंगा। जब सारा एंगल समझ में आएगा तब पता चलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, जिसका इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में एज वेल एज क्रूड ऑयल मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका शेयर में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला क्रूड ऑयल का क्लास करने का मतलब सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, आप एचपीसीएल का शेयर, बीपीसीएल का शेयर, आईओसी का शेयर के बारे में भी समझ जाओगे कि कब उस पर ग्रोथ आता है और कब उस पर ग्रोथ नहीं आता है। इंटरेस्टिंग ना सर? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बोलता है ना सर, जानार कोनो शेष नहीं, जानार चेष्टा वृथा है। समझ गए सर? ठीक है, वो सत्यजीत रॉय का फेमस मूवी है ना, हीरोक राजा देशे, ठीक है, उसमें सत्यजीत राय का एक लाइन है मूवी में, मिलिट्री में, बोलता है कि टीचर को जाके बोल रहा है कि ऐसे सिखाओ बच्चे को कि जानने का कोई अंत नहीं है, इसलिए जानने का इच्छा करना वृथा है, ठीक है, जानार कोनो शेष नहीं, जानार चेष्टा वृथा ताई, ठीक है।
जो भी, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग सीखेंगे सर क्या करें। अमेरिकन सेल ऑयल, सर अमेरिकन सेल ऑयल माने, सर आपको सुनने में हैरानी होगा, रिसेंटली 2010-15 के आसपास अमेरिका में एक पत्थर के अंदर एक तेल मिला है, विच कम्स फ्रॉम ऑयल सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेनिंग बिटुमिनस मटेरियल। जैसे कोयला होता है ना बिटुमिनस, वैसा ही एक पत्थर मिला है जिसके पत्थर के सेडिमेंट में तेल जमा हुआ है। सर ये अमेरिकन को पहले नहीं पता था, नहीं सर, ये अराउंड 2009-10 उस टाइम पे अमेरिकन को पता चला, जो एक ऑल्टरनेट टू क्रूड ऑयल है। इवन और ये टेक्नोलॉजी वायबल है, माने अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू से उस बिटुमिनस मटेरियल से, पत्थर से ऑयल निकाला जाता है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम बिकम रिलेटिवली चीपर। इवन वो सस्ता भी है नॉर्मल तेल से, माने नॉर्मल तेल को डीक करके जितना खर्चा होता है, ये पत्थर वाला जो तेल है जो सेम काइंड ऑफ क्रूड ऑयल के जैसा ही है, उसको निकालने में अमेरिका को दुबई या कुवैत, इराक, ईरान से खर्चा कम पड़ता है। और इसके बारे में बोला गया द आउटपुट फ्रॉम अमेरिकन सेल ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। और इंटरेस्टिंगली उस 2015-16 के आसपास अमेरिकन सेल ऑयल से जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था वो काफी बढ़ रहा था, फ्लडिंग द मार्केट विद चीपर ऑयल। और मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में सस्ता ऑयल बिक रहा था। By current estimate, it is believed that the US has enough shale oil reserves to last generations. मैंने कह रहा है कि यूएस के पास इतना सेल ऑयल हो सकता है जो एक पूरा जनरेशन तक यूज किया जा सकता है। इसका तेल का खनी जहां मिला है, ये जो इस तरह का जो पत्थर जो है जिसके थ्रू से अमेरिका को तेल मिला है सर, अमेरिका का ये तेल, नॉर्मली तेल सूखा एरिया में मिलता है, तो अमेरिका के ना बीचों बीच आपको पड़ता है टेक्सास एरिया। क्या एरिया? टेक्सास, ठीक है, सिटी है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए टेक्सास 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 टेक्सास, कांसास, इसी के आसपास होगा टेक्सास। अच्छा, साउथ साउथ अमेरिका में आता है, मैंने यूएसए के साउथ साइड में आता है टेक्सास, ठीक है, ये टेक्सास, डालस, ठीक है, सैन एंटोनियो, ऑस्टिन, बेसिकली टेक्सास इसका ये कैपिटल है, ठीक है, टेक्सास कैपिटल है अमेरिका का। तो टेक्सास कैपिटल में ये होता है जो साउथ सेंट्रल रीजन में है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है, यहाँ पर काफी सारा उस तरह का ऑयल सेल मिला। और ये अमेरिका दावा कर रहा था, ये अभी भी करता है, कि उसके पास इतना तेल है कि उसका जनरेशन पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण अमेरिका नॉर्मली अपना तेल के नीड का पूरा करने के लिए, है ना, अमेरिका नॉर्मली अपना नीड को पूरा करने के लिए इस साइड में दादागिरी मारता है। इराक के ऊपर दादागिरी मारा 2000 के आसपास में। अरबियन नेशंस के साथ भी रिश्ता अच्छा है अमेरिका का, ठीक है, क्यों? अमेरिका का दादागिरी किस बारे में? बिकॉज ऑफ दिस ऑयल, ठीक है, दादागिरी दिखाएंगे तो ऑयल का मार्केट बना रहेगा, और ऑयल को कंट्रोल करके अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा। लेकिन मजा का बात है कि वो सुपर पावर वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका का धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मैंने कॉम्पेटिटिवली पहले जैसा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस सर, इससे क्या पता चल रहा है? अमेरिकन सेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा, तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्टर्न का जो तेल का जो नीड अमेरिका लेता था, मैंने अरब से, ईरान से, इराक से, उसका थोड़ा सा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कम कर दिया। सेल ऑयल फ्रॉम टेक्सास, नॉर्थ डकोटा डिस्प्लेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ओपेक कंट्रीज, यानी ओपेक कंट्रीज से, जिसका मेंबर था अमेरिका, ठीक है, ओपेक, सॉरी, अमेरिका मेंबर नहीं था, लेकिन ओपेक से अमेरिका बेसिकली इंपोर्ट करता था, और ओपेक कंट्रीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था। इसके कारण क्या हुआ? ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा सर? जब मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम कम हो जाए, दाम क्या होता है? बढ़ता है कि गिरता है? हेलो, যদি মার্কেটে কোনো প্রোডাক্টের ডিমান্ড কমে যায় তাহলে দাম বাড়বে না কমবে? বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে, হয়, বেড়ে যায়। ডিমান্ড ডিমান্ড কমে গেলে দাম বেড়ে যাবে। ও ডিমান্ড কমে গেলে দাম কমে যাবে। আগে আগে মার্কেটে ধর 100 ব্যারেলের দরকার ছিল, এখন মার্কেট বলছে, ওপেক কান্ট্রিজ বলছে 50 ব্যারেল, কারণ আমেরিকা কিনছে না তো, ইউএসএ কিনছে না তো, ইউএসএ তো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করছে না, তাহলে তো অটোমেটিকলি দামটা পড়বে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
দীপিকা দেব বোঝা গেল কথাটা? হ্যাঁ স্যার। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल का मार्केट कोलैप्स कर रहा है। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ आप उसको समझो सर। 100 के ऊपर दाम चल रहा था, 130 के आसपास। वहां से पेट्रोल का दाम गिर के $28 हो गया था 2016 में। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? $110 का बैरल, $828, पूरा मार्केट खराब हो गया था। तो फिर से कैसे ठीक हो गया? सर फिर से ठीक होने के पीछे बहुत सारा रीजन है, लेकिन उसमें से एक रीजन ऐसा भी है। बाद में मेरे को आजकल रिसेंट एक न्यूज भी ऐसा है कि अमेरिका सेल ऑयल के बारे में जितना रिजर्व दावा कर रहा था, माने जितना क्लेम कर रहा था अमेरिका कि मेरे पास बहुत तेल है, उनके पास उतना तेल नहीं है। ये जानबूझ के भी कभी कभी कंट्री करता है अपना दाम को कम करने के लिए मार्केट में। जो भी हो, तेल तो था पर एस्टिमेशन कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी था, ऐसा भी मार्केट का कहना है। ये है तेल का दाम कम होने का अराउंड 2015-16 का रीजन। ऐसा बहुत सारा रीजन दे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक पेट्रोल मार्केट में, क्रूड ऑयल मार्केट में चलता है। और ये सब चीजों के साथ आप लोगों को कनेक्ट होना चाहिए, तो जाके क्रूड ऑयल का दाम एंड क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनीज का मार्केट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहा है, क्यों चेंजेस हो रहा है, इसका खबर या पता आपको चलेगा। एंड तब जाके आप ट्रेड भी कर सकते हैं। Lack of coordinate actions in the backdrop of increased shale oil production in the USA। एक तरफ अमेरिका में सेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का प्राइस स्लाइड होता गया, माने गिरता गया। वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू कंट्रोल द सिचुएशन वाज टू लोअर द सप्लाईज। ऐसे सिचुएशंस में अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज माने ओपेक कंट्रीज अगर ये सोचता कि ठीक है, मार्केट में जब अमेरिका के पास भी तेल मिल गया और अमेरिका एक बहुत बड़ा तेल परचेसिंग कंट्रीज है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इराक, ईरान, सऊदी, एक काम करते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई को लोअर कर दो। लेकिन ये लोग सप्लाई को लोअर नहीं किया। इसके पीछे इनका भी कुछ प्रॉब्लम था। पेट्रोल डीजल के माइंस पे, माने क्रूड ऑयल के जो माइन होता है, वहां पर अगर आप लेबर मशीन को लगा के रखे हो ना, तो अगर आप क्रूड ऑयल नहीं निकालोगे ना, तो ना निकालने के कारण आपका जितना खर्चा होगा उससे अच्छा है निकाल लेना अच्छा है। माने बेसिकली जब एक्सट्रैक्ट करना होता है मिट्टी के नीचे से, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि एक्सट्रैक्शंस इज बेटर देन नॉन एक्सट्रैक्शंस। माने मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लाई मत करो, लेकिन अगर मानो इराक, ईरान, सऊदी ये लोग अगर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, तो एक्सट्रैक्ट ना करने के कारण इनका जितना कॉस्ट पड़ जाता है जस्ट फॉर द मेंटेनेंस, उससे कम माने कंट्रीज को लॉस होता है। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? মানে বেসিক্যালি মেশিন বা লেবার ফেবার যা লাগিয়ে যে খরচা আছে, যদি পেট্রোল বা ডিজেলটা মানে ক্রুড অয়েলটা যদি মাটির তলা থেকে তোলা না হয়, তাহলে কোম্পানির খরচ আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? বলো, বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ হ্যালো। স্যার বুঝে। মানে बेसिकली सेटअप कॉस्ट এত বেশি, सेटअप कॉस्ट इतना ज्यादा है कि अगर पेट्रोल माने क्रूड ऑयल को नहीं निकाला गया, तो अल्टीमेटली कंट्रीज को प्रॉब्लम हो जाए। इससे अच्छा है कि निकाल लो, और निकाल लेंगे तो फिर सप्लाई करना पड़ेगा, निकाल के कहाँ स्टोर करोगे? एक्सट्रैक्ट करके करने के करके क्या करोगे? सप्लाई तो करना पड़ेगा। और अगर मार्केट में डिमांड लो हो गया, अमेरिका तुमसे नहीं ले रहा है, तो फिर बाकी मार्केट बचा है, इंडिया है, चाइना है, तो ऑटोमेटिकली तेल इतना ज्यादा पर खरीदने वाला कम, तो दाम गिर जाएगा। और उसका इम्पैक्ट ट्रेड पे भी पड़ता है। इवन जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करता है उनके ऊपर भी आता है कि কেন দামটা পড়ে গেল আর কেন দামটা বেড়ে গেল। प्योर इकोनॉमिक्स। एंड बार बार आपको बोल रहा हूँ, इट्स प्योर इकोनॉमिक्स, प्योर जियोपॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस काइंड ऑफ चीजें। अगर आपको क्रूड ऑयल से पैसा कमाना है तो आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा। और एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, इस एरिया में जितना कंट्रीज है ना, इसके यहाँ पर किसी के साथ किसी का कोई कोऑपरेशन नहीं है।
इराक के साथ ईरान का रिश्ता अच्छा नहीं है, दे आर एनिमी। इस एरिया में इजराइल का सभी कोई एनिमी है। इजराइल इज ए नॉन मुस्लिम एरिया, इट्स यहूदी, दे आर द यहूदी, ज्यूज भी बोलते हैं। और ये बाकी सारा नेशंस क्या है, मुस्लिम कंट्रीज। बट ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुस्लिम में बहुत दोस्ती है, ये पूरा एरिया सऊदी, कुवैत, इराक, ईरान, सबके साथ एक दूसरे का प्रॉब्लम है। इट्स अ टोटली डिस्प्यूटेड लैंड। ये लोग मारपीट करता है, तेल के मार्केट में इंपैक्ट पड़ जाता है। जैसे रिसेंटली एक प्रॉब्लम जैसे हुआ है कि ईरान इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट। अब ईरान के साथ जब इजराइल का लड़ाई छिड़ गया, तो ईरान का जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वर्ल्ड वाइड, ईरान का क्रूड ऑयल सप्लाई हैम्पर होगा। तो अगर ईरान का क्रूड ऑयल सप्लाई हैम्पर होगा, जो मार्केट नीड है, जो ईरान पूरा करता है, तो वो उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। और अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। हेलो, बट बुझे पाल समझा पाया मैं आप लोगों को? बोलो सर। ईरान में अगर प्रॉब्लम है, ईरान और इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, अब ऐसे हालत में बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जस्ट मुझे इतना बताओ, ईरान जितना डिमांड मार्केट को फुलफिल करता है, तो ईरान का वो फुलफिलमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज सबके पास तेल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड हाई है पर सप्लाई कम है, बिकॉज ईरान का डिमांड कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, ईरान जो प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए रिसेंटली दाम बढ़ गया था, और दाम बढ़ते ही इंडेक्स भी गिर गया था। सुमित, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ দাদা, হালকা হালকা বুঝতে পারছি। হালকা হালকা ঠিক আছে, হালকা বুঝলে একদিন হবে না। বাদে অনেকদিন পরে পড়ছিস বলে। হ্যাঁ। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसके कारण भी इम्पैक्ट पड़ता है। चाइना फैक्टर, चाइना हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेजर इंटरनेशनल कमोडिटीज। दुनिया में सबसे ज्यादा माने पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल अगर कोई खरीदता है, ठीक है, वो चाइना है। और सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, आयरन ओर, कोल, ठीक है, सभी चीजें चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा। इनफैक्ट इन 2013 चाइना सरपास्ड यूएस इन ऑयल इंपोर्ट। चाइना यूएस को ऑयल इंपोर्ट से हरा दिया, माने चाइना का ऑयल इंपोर्ट यूएस से ज्यादा हो गया 2013 में। However, reports suggest that the Chinese economy is not growing at the same pace as it is used to, resulting in the lower demand for international commodity. लेकिन बाद में जब चाइना का इकोनॉमी का ग्रोथ कम हो गया, जैसे अभी भी ग्रोथ कम है, तो इंटरनेशनली ऑयल का डिमांड कम हो गया। Needless to say, this has a significant impact on spiraling crude oil prices. और यही सब रीजन क्रूड ऑयल प्राइस का जो अलग कभी कभी ज्यादा कभी कम, इसके पीछे कारण है। And another important point is market dynamics. The above 3 points triggered a steep sell off in crude oil. माने ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, स्टीप सेल ऑफ माने दाम गिरता है। एडिंग फायर टू दिस सेल ऑफ वाज द हेवी शॉर्ट पोजीशंस। माने बेसिकली इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होता है, माने पेट्रोल का दाम गिरता है, माने इंडेक्स गिर जाता है। जब मार्केट में दाम बढ़ जाता है तो इंडेक्स गिरता है, क्योंकि मार्केट में लॉस होता है ना, तो शॉर्ट सेलिंग क्रिएट होता है। तो अब हाई दाम पे सेल करो और लोअर प्राइस में बाई करो और बीच का पैसा प्रॉफिट करो, ठीक है। तो कौन सा चीज क्यों ट्रिगर करता है, माने मार्केट में इंडेक्स क्यों गिरता है, इंडेक्स क्यों बढ़ता है, ठीक है, इसके पीछे का सब ये सब रीजन होता है। जनरली व्हेन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स, जब क्रूड ऑयल का दाम गिरता है, यूएस डॉलर टेंड्स टू गेट स्ट्रॉन्गर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्रूड ऑयल का दाम गिरेगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, स्पेशली ओवर द करेंसीज ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। और ये किसके साथ कंपेयर करके डॉलर का दाम क्यों इंक्रीज करता है, कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी, कंपेयर टू चाइनीज इकोनॉमी, माने इमर्जिंग, माने जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में यूएस डॉलर बढ़ता है। एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल ना, एज इंक्रीज इन ऑयल प्राइस वाइडन्स द यूएस करंट अकाउंट डिफिसिट। अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो अमेरिका का करंट अकाउंट डिफिसिट करेगा। करंट अकाउंट डिफिसिट माने अमेरिका को भी ज्यादा दाम पे इंटरनेशनल मार्केट से तेल खरीदना पड़ेगा, और अगर अमेरिका को इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा दाम पे तेल खरीदना पड़ता है तो अमेरिका का डेफिसिट होगा, ठीक है, सरप्लस की जगह डेफिसिट होगा।
रिमेंबर यूएस ऑल्सो इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट। यूएस को भी मैक्सिमम माने भले ही उनका सेल ऑयल है, पहले पहले तो नहीं था। तो अमेरिका अभी भी ऐसा नहीं कि अमेरिका पूरा एकदम सेल ऑयल से अपना नीड पूरा कर लिया, वो एक बीच में क्रिएट हुआ था, लेकिन अमेरिका अभी भी बहुत तेल खरीदता है मिडिल ईस्ट से। तो अगर मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाएगा और अमेरिका को अगर इंटरनेशनल मार्केट से जैसे कि ओपेक कंट्रीज से अगर तेल खरीदना पड़ता है, तो ऑब्वियस बात है कि अमेरिका का जो करंट अकाउंट है, माने जो चालू खाता है उसका खरीदने का माने फॉरेक्स रिजर्व है, वो खाली होगा, डेफिसिट होगा। और अगर अमेरिका का डेफिसिट होगा तो यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, which obviously is not a great factor for US dollar and the reserve helps the dollar strengthen। तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। डॉलर एंड ऑयल शेयर एंड इनवर्स रिलेशंस, तेल का दाम गिरता है तो डॉलर का दाम बढ़ता है। डू रिकलेक्ट इन 2008 when oil hit a peak of $248। 2008 में भी ऐसा हुआ था, जब 2008 में एक बैरल तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम $148 हो गया था। यूएस डॉलर ट्रेडिंग कर रहा था 1.6 टू द यूरो, यूरो के हिसाब से $1 का वैल्यू था 1.6। ठीक है, तो ये इनवर्स काम करता है। डॉलर पेट्रोल का दाम क्रूड ऑयल का दाम गिरने से डॉलर का दाम बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करिएगा सर। अब आ जाता है सर रशियन एपिसोड। सर रशिया का क्या खेल है? सर रशिया हमेशा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के डेट में रशिया कोई डेवलप कंट्रीज तो नहीं है, बट एक ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इमर्जिंग इकोनॉमी तो ऑब्वियसली है। तो रशिया का क्या प्रॉब्लम है? रशिया तो टूट गया और टूटने के बाद रशिया को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डिफरेंट सिचुएशंस में। रशिया का अभी पहले जैसा पैसा भी नहीं है, रशिया के पास पहले जैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत सारा चीज पहले जैसा रशिया का नहीं है। लेकिन आप सोचो, रशिया के पास तेल सबसे ज्यादा है, आपको डेटा दिखाया। अमेरिका के साथ रशिया का प्रॉब्लम है। ऐसे यहाँ से दिख रहा है ना कि रशिया यूएस से कितना दूर है, बट एक्चुअली जानते हो ये तो फ्लैट में देख रहे हो ना, अमेरिका रशिया बहुत क्लोज है। इवन दुनिया का सबसे क्लोज बॉर्डर अमेरिका और रशिया के बीच में ही है। ये देखो सर, इस तरह से देखो तो रशिया और यूएसए बहुत पास है। दिस इज अमेरिका, ये भी अमेरिका है। ये जो बॉर्डर है ये कनाडा का है, बट ये है अमेरिका। जहां जहां मेरा लाइन जा रहा है ये अमेरिका है सर। दिस इज अमेरिका। और ये देखो, ये दोनों क्लोज देखो। ठीक है, इवन अमेरिका और रशिया इतना क्लोज है कि किसी को पता ही नहीं है, सबको लगता है अमेरिका तो इधर है और रशिया तो उधर है। तो ये देखो सर, रशिया का और अमेरिका के बीच में दो आइलैंड है, ये देख रहे हैं सर। ये वाला आइलैंड रशिया का है और ये वाला आइलैंड अमेरिका का है। जो भी हो, चलो थोड़ा सा बताया आपको। सर ये सब पता करके क्या होगा? कोई बात नहीं, ये सब पता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अमेरिका चाहता तो रशिया से भी तेल खरीद सकता था, क्योंकि अमेरिका के पास तेल नहीं है पर रशिया के पास तेल है। बट इनके साथ तो इनका बनता नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, इसलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते हैं, ना कि रशिया से। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने बड़ा साहसिकता दिखाया, बहुत ब्रेव काम किया मोदी जी ने। ठीक है, जब इंटरनेशनल मार्केट तेल रेट को बहुत कंट्रोल कर रहा था, स्पेशली ओपेक नेशंस। ठीक है, इंडिया भी पहले ओपेक से तेल लेता था, बट रिसेंटली इंडिया ने गजब का ब्रेव मैंने दादागिरी दिखाया। ठीक है, अमेरिका का डर को साइड करके मोदी जी ने सीधा रशिया से, नॉन ओपेक कंट्रीज है ना ये, नॉन ओपेक से तेल खरीद। तभी जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट स्काई रॉकेटिंग हुआ, इंडिया ने स्काई रॉकेटिंग होने नहीं दिया। हम लोग चिल्लाते हैं 100 टका में, बट आपको जान के हैरानी होगा पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 300 टका बिका है, अभी भी 250-300 चल रहा है। श्रीलंका में 300-400 लीटर बिका है, बट इंडिया कोरोना के बाद से 100 रुपीज में ही चल रहा है। समझ में आ रहा है सर? तेल का इंटरनेशनल में दाम बढ़ा है, पर इंडिया ने दाम नहीं बढ़ाया, कंट्रोल करके रखा, बिकॉज हम लोग रशिया से खरीदा है। सर कितना सारा मैटर है। रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल, नॉन ओपेक है।
Russian Federation oil exports countries nearly 40% of the total exports. Russian Federation's oil export contribute दुनिया का 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट रशिया करता है. With a slump in oil price, जब ऑयल का दाम गिरता है, रशियन इकोनॉमी कंसिडरेबली वीक हो जाता है. And three factors are working against Russia, two of which can be directly attributed to oil price. Russia needs the oil price to be approximately $105 से $107 के बीच में अगर तेल का दाम रहे, रशिया का जो जरूरत है वो पूरा हो जाता है, अपना बजट फुलफिल हो जाता है. विथ ऑयल $50 अगर आ जाए, रशिया गेट्स ए सीवियर ब्लो ऑन इट्स बजट. अगर तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $50 हो जाता है, रशिया को बहुत जोर का झटका पड़ता है. करेंटली चल रहा है $79, तो रशिया को झटका भी नहीं लग रहा है लेकिन बेनिफिट भी नहीं हो रहा है. रशिया का जो करेंसी है उसका नाम है रबल. रिमेंबर, रशिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी. विद द स्लाइड इन ऑयल प्राइस, रशियन रबल हैज मैसिवली वीकेंड. माने उनका तेल से ही पैसा है, और रशिया का तेल जब गिर जाता है तो उसका जो रबल है ना, मतलब करेंसी है, वो भी वीक हो जाता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में. इसके कारण रशिया के इकोनॉमी में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. सो मच सो दैट द रशियन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट बाय 7.5% टू डिफेंड द रबल. रबल को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि फॉरेन का पैसा रशिया में आए, ज्यादा इंटरेस्ट रेट में लोग उन पे इन्वेस्ट करें. ऐसा हुआ था 2015 में. ठीक है. एंड क्रीमिया कर्स. Western countries contribute to impose sanction cuts of Russia for its aggression of Ukraine. रशिया बार बार यूक्रेन पे अटैक करता है ना, और अभी तो पूरा चल रहा है उसका. इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज बने वेस्टर्न यूरोप. ठीक है. वेस्टर्न यूरोप रशिया का बहुत सारा चीज कट करके रखा है. जो चीजें, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चीजें, जितना चीजें जैसे कि बैंक अकाउंट, एटीएम का, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बैंकिंग का, ये सब टेक्नोलॉजी रशिया के पास नहीं है, जो यूरोप के पास है, माने स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के पास है. और वेस्टर्न यूरोप ये सब टेक्नोलॉजी रशिया के ऊपर हैम्पर करके रखा है. रशिया को सारा चीज मैंने कट करके रखा है बिकॉज ऑफ रशियाज एग्रेशन ऑन यूक्रेन. ठीक है. और इसमें सिर्फ वेस्टर्न यूरोप का ही हाथ नहीं है, अमेरिका का भी हाथ है. इनको एक साथ नाटो भी बोला जाता है, नाटो कंट्रीज. ठीक है. जो बेसिकली रशिया के अगेंस्ट में एक फोर्स की तरह काम करता है. ठीक है. तो दिस मीन्स एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो रशिया के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बाहर से पैसा लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो रशिया को बहुत जरूरत है. इसीलिए रशिया बौखला गया है और गुस्से में आके कुछ भी कर रहा है. इस पे यूरोप का भी दोष है. यूरोप भी रशिया को बहुत ज्यादा एकदम पीछे धकेलने का कोशिश कर रहा है विद द पावर ऑफ अमेरिका. इसके साथ सीरियन क्राइसिस भी है. सीरिया में तो जो लड़ाई मारपीट चला है, and other local factors, there is a little hope that Russia may be not actually slip into a financial coma, dragging the federation into recession. ये सभी मैटर तेल के दाम को कंट्रोल करता है सर. ठीक है. आई होप आपको एक आइडिया मिला कि पेट्रोल प्राइस को कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है. अगर आपको ये सब बात पता चला तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिया का एंगल बताऊंगा कि सर कि इंटरनेशनल तो आपने देखा कि कौन सा कंट्रीज है तेल बेचने वाला, कौन सा कंट्रीज है तेल खरीदने वाला, और कैसे तेल का मार्केट में दाम का अप एंड डाउन होता है. अब आगे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा इंडिया का एंगल. ठीक है. इंडियन कंपनीज के ऊपर उसका इंपैक्ट, तो जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है. अगर ये पता चलेगा तो फिर जाके मैं आपको क्रूड ऑयल का इकोसिस्टम और क्रूड ऑयल में ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा along with candlesticks. ठीक है. আশা করছি কিছুটা বোঝাতে পেরেছি. হারে বোঝাতে পেরেছি তো ক্রুড অয়েলের ডিমান্ড সাপ্লাই কিভাবে কাজ করে আর ক্রুড অয়েল মার্কেটের দাম বাড়া কমা কেন হয়. ठीक है. এই খবরগুলো রাখতে হবে. এখনো শেষ হয়নি, अभी भी खत्म होना बाकी है सर. जैसे ये बाकी और भी 2 क्लास लगेगा, फिर जाके आप क्रूड ऑयल में एकदम पक्का ट्रेडर बन जाओगे. ठीक है. अपना पैसा अपने पास है, वाइजली यूज करो, स्टॉक में लगाओ, कमोडिटी पे लगाओ, बट जान के लगाओ. ठीक है सर. तो फिर आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक करेंगे. थैंक यू. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर. गुड नाइट. Okay, sir. ओके. गुड नाइट सर.